लेक्चर नंबर 4 क्लास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15 हमने शुरू किया हुआ है। आज हमारे पास है कॉन्टीजेंसी टेबल। कॉन्टीजेंसी टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें हम दो एट्रीब्यूट्स को एक टेबल में, एक एट्रीब्यूट्स को रो वाइज और दूसरे एट्रीब्यूट्स को कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। तो इस तरह से हासिल होने वाला टेबल कॉन्टीजेंसी टेबल कहलाता है। जैसे यहाँ अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ एन एलिमेंट्स, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक सिंपल रैंडम सैंपल है एन एलिमेंट्स का, जिसे सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम ए बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन, यानी कि एक से ज़्यादा पॉपुलेशन में से, एक से ज़ायद पॉपुलेशन है, उनमें से हमने एक एन एलिमेंट्स का सैंपल सेलेक्ट किया है। दैट हैज़ बीन क्लासीफाइड, हमने फिर उस सैंपल को क्लासीफाइड कर दिया, उसकी दर्जा बंदी कर दी इनटू आर कैटेगरीज A1, A2 एंड सो ऑन AR ऑफ एट्रीब्यूट A। अब ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट A है जिसको हमने आर कैटेगरीज़ में क्लासीफाइड किया है। इसी तरह से एक एट्रीब्यूट B है जिसको हमने C कैटेगरी में क्लासीफाइड किया है, B1, B2 एंड सो ऑन BC। अब यहाँ पर हमने एक n एलिमेंट्स का सैंपल लिया एक मल्टीनोमियल पॉपुलेशन में से, जिसमें हमने एक R कैटेगरीज़ बना ली और एक C कैटेगरीज़ बना ली। R कैटेगरीज़ की जो क्लासिफिकेशन है वो ये है A1, A2 एंड सो ऑन R, यानी कि एट्रीब्यूट A को हमने R क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया है और एक एट्रीब्यूट B को हमने C क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। तो C क्लासेस में जब हमने एट्रीब्यूट्स B को क्लासिफाइड किया तो ये दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट A है और एक एट्रीब्यूट B है। एट्रीब्यूट्स A को R क्लासेस में और एट्रीब्यूट्स B को C क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। लिहाजा विल बी प्रोड्यूस ऑफ अ टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह से हम एक टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे और इस तरह से हासिल होने वाला टेबल R/C कॉन्टीजेंसी टेबल कहलाता है। उसके बाद आ जाता है जी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी से मुराद ये है कि a numerical measure of the strength of association of the two criteria of classification। ये जो हमने दो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन किया ना, एक एट्रीब्यूट A को R क्लासेस में, एट्रीब्यूट्स B को C क्लासेस में जो हमने क्लासिफाइड किया है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स की क्लासेस के दरमियान क्या एसोसिएशन है। तो इस एसोसिएशन को मेजर करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम मेजर करते हैं, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि दो एट्रीब्यूट्स की जो क्लासिफिकेशन हमने की है उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो उस ताल्लुक़ को जानने के लिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मेजर करते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इन कॉन्टीजेंसी टेबल को ज़ाहिर करता है। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी, इसको हम C से ज़ाहिर करते हैं। काई स्क्वायर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये सैम्पल वैल्यू है जो उस कॉन्टीजेंसी टेबल की मदद से कैलकुलेट की जाएगी, ओवर n प्लस काई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और C लाइज बिटवीन 0 एंड Q-1 ओवर Q स्क्वायर रूट। C क्या है? ये मिनिमम नंबर ऑफ रो है या नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। n क्या है? साइज ऑफ सैंपल है जो हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ हमारे पास कॉन्टीजेंसी टेबल और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी हमने पढ़ा। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी है,
It is used when the test for statistical independence leads to conclusion of independence, यानी कि इसे इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त कि जब हम स्टैटिस्टिकली ये टेस्ट कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को, और वो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स हमें लीड करें कि ये नतीजा निकालें कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंस का कि वो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि नल हाइपोथ इज़ रिजेक्टेड, नल हाइपोथ इज़ रिजेक्टेड। तो लिहाजा नल हाइपोथ जब रिजेक्ट हो जाएगा तो ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी टेबल की ये वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक, द टेस्ट स्टैटिस्टिक काई स्क्वायर कंपेयर द एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड सेल फ्रीक्वेंसीज एंड इज गिवन बाय। तो काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना। अब उसको कंपेयर करने का ये फार्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन I varies from 1 to R, J varies from 1 to C, OIJ माइनस EIJ। ये डिफरेंस जो है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। OIJ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं और E ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के स्क्वायर को हमने डिवाइड किया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से और फिर उन्हें सम कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का एक कंपैरिजन आ जाएगा, यानी कि एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की मदद से। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अजम्पशंस ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या क्या मफरूज़ात फ़र्ज़ करते हैं। नंबर 1, पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, यानी कि जिस पॉपुलेशन से हमने सैम्पल चूज़ किया है उस मौजूदा पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? वो मौजूदा पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। नंबर 2, द सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रैंडमली ड्रॉन, कि जो सैंपल हैं वो इंडिपेंडेंटली और रैंडमली यानी कि कुरानंदाजी के ज़रिए सेलेक्ट किए जाएं। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इन एनी सेल शुड नॉट बी लेस देन 5, और जितनी भी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करें वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ वेरिएबल ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को हम जी से जाहिर करते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स के स्क्वायर द वेरिएबल ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, कि हम वेरिएबल को हासिल करते हैं जमा करके स्क्वायर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स के स्क्वायर्स को जमा करके हासिल होने वाला जो वेरिएबल है इज़ नोन एज काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, उसे हम काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल कहेंगे। ये देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को हम जी से जाहिर करते हैं, तो हमारे पास अगर एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स हैं तो उनके स्क्वायर्स लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास हासिल होने वाला जो वेरिएबल है वो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और उस काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे उसको हम कहते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ ओनली अ सिंगल पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है और वो है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लिहाजा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, हैज़ ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका सिंगल पैरामीटर जो है हैज़ ओनली वन पैरामीटर, दैट पैरामीटर इज़ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, कि काई स्क्वायर टेस्ट का जो इतलाक है कहाँ कहाँ होता है। काई स्क्वायर टेस्ट इज़ अप्लाइड टू टेस्ट
नंबर 1 गुडनेस ऑफ फिट, कि जब हम क्राइटेरिया ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स एक कॉन्टीजेंसी टेबल में हासिल करते हैं और उन दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जब हम एसोसिएशन को टेस्ट करते हैं तो ये जानने के लिए कि आया कि ये जो हमने फ़िट की है ये गुड भी है फिट कि नहीं। तो नंबर 1 काई स्क्वायर टेस्ट की जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहले है गुडनेस ऑफ फिट को चेक करना। नंबर 2 इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन कॉन्टीजेंसी टेबल, एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंसी को चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। नंबर 3 इक्वालिटी ऑफ द प्रोपोर्शंस ऑफ द मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक से ज़ायद डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान इक्वालिटी के तनासुब को चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ किया जाता है। वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ स्पेसिफाइड द वैल्यूज सिग्मा स्क्वायर नॉट, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू को टेस्ट करने के लिए भी हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे पास आ जाती हैं जी येट्स करेक्शन। ये क्या हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक इज़ कंटिन्यूअस, कि ये जो काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक से हासिल होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस है, बट क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यूज़ हो रहा है और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, बट द डाटा अंडर टेस्ट इज़ डिस्क्रीट, जबकि वो जो डाटा है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो डिस्क्रीट है नेचर में। इट्स काजेज एरर, इसकी वजह से एरर आ, काई स्क्वायर में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, जबकि जो वेरिएबल हम टेस्ट करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं डाटा वो डिस्क्रीट है। तो इस वजह से क्या है एरर आ सकते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द 2x2 टेबल, यानी कि अगर 2 रो और 2 कॉलम वाला एक कॉन्टीजेंसी टेबल है तो उसमें इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। टू रिमूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सच एरर्स, इन एरर्स को रिमूव करने के लिए वी अप्लाई द येट्स करेक्शन इट इज़ गिवन बाय, ये है जी वो फार्मूला जो उन एरर्स को रिमूव करता है। किस वजह से? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो कंटिन्यूअस है और जो डाटा टेस्ट करने के लिए हम ले रहे हैं वो डिस्क्रीट है, इस वजह से उसमें एरर्स आ सकते हैं। उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम ये जो एक करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं OIJ माइनस EIJ मॉडुलस माइनस 0.5, ये जो 0.5 है ये हमारा वो करेक्शन फैक्टर है, ये हमारा वो करेक्शन फैक्टर है जो उस एरर को क्या करता है, रिमूव करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन कॉन्टीजेंसी टेबल, कि जब हम 2 एट्रीब्यूट्स को, यानी कि एक एट्रीब्यूट्स A को एक एट्रीब्यूट्स B को, एट्रीब्यूट्स A की R क्लासेस को रॉ में और एट्रीब्यूट्स B की C क्लासेस को कॉलम में जब हम अरेंज करते हैं और इस तरह से हासिल होने वाला जो टेबल है वो जो हमारा कॉन्टीजेंसी टेबल है, क्राइटेरियन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द 2 एट्रीब्यूट्स, कि अब उन 2 एट्रीब्यूट्स की जो हमने क्लासिफिकेशन की है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट क्लासेस के अंदर, तो अब ये चेक करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए कि ये एट्रीब्यूट्स की जो कैटेगरीज़ हैं ये 2 एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए हम ये एक टेस्ट यूज़ करते हैं। और उस टेस्ट के लिए जो प्रोसीजर, जो इकदाम हम करेंगे वो ये है कि द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन कॉन्टीजेंसी टेबल इज़ गिवन बिलो। सबसे पहले वी फर्स्ट परफॉर्म द नल हाइपोथेसिस, इसमें इसको हम H0 से जाहिर करते हैं। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेस्टिंग द एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथ, किसी भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथ को टेस्ट करने का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको हम H0 से जाहिर करते हैं, इसमें हम लिखेंगे द 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। उसके बाद इसके अगेंस्ट अल्टरनेट है जिसको हम H1 से जाहिर करते हैं, द 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मीन नॉट इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है दूसरा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज़ अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी दैट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा। ये 5% होता है या फिर गिवन जो भी दिया जाएगा, यानी कि ये वो प्रोबेबिलिटी है
कि किसी भी ट्रू नल हाइपोथ के रिजेक्ट होने के ये चांसेस हैं, यानी कि जो हमने अभी अज्यूम किया है नल हाइपोथेसिस में कि द टू एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, अब ये उसको रिजेक्ट करने के चांसेस हैं 95%। अगर 5% है तो इसका मतलब यह है कि देयर आर 5% चांसेस टू रिजेक्ट आवर null hypothesis that the two attributes of the classification